सो गया क्या? अबे तू सोने देगा तब ना। यार एक डाउट क्लियर करना था। आई प्रॉमिस लास्ट टाइम। यही ना कि इस साल का एंट्रेंस एग्जाम ज्यादा टफ था कि लास्ट ईयर का। सिर्फ तेरा मैच अच्छा गया कि सबका अच्छा गया? सबकी फिजिक्स में लगी है कि सिर्फ तेरी लगी है? यही पूछना है ना तुझे भाई। सॉरी यार, थोड़ा टेंशन हो रहा था। जी हाँ, आपको टेंशन लेने की कतई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का ईच क्वेश्चन इन्वॉल्व करा जाता है और जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं, those types of question I will take from HC वर्मा एंड रेसनिक हेलिडे एंड वाकर। और आपको कुछ होमवर्क भी दिया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर आए हुए जेई और मेडिकल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्व किया जाता है विथ कंसर्न टॉपिक। तो मेरा नाम है रंजीत और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं पीपीटी आरकेजी यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर अकॉर्डिंग टू रेसनिक हेलिडे एंड वाकर की बात करूं तो आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं एचसी वर्मा और एनसीईआरटी की बात करूं तो सेम चैप्टर है, यानी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 और एचसी वर्मा का चैप्टर 21। और एक बात, आपको इस लेक्चर का नोट पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा और जो भी आपको क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया जाता है काइंडली उसे सोल्व जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो लास्ट 4 लेक्चर में यानी कूलम्स लॉ पार्ट 1, कूलम्स लॉ पार्ट 2, कूलम्स लॉ पार्ट 3 और कूलम्स लॉ पार्ट 4 में अपन लोगों ने फोर्स के इंटरेक्शन के बारे में देखा था। कूलम्स लॉ एक्चुअली है क्या? इट टेल्स द इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। क्या है कूलम्स लॉ? इट टेल्स द इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। बट एक्चुअली में कूलम्स was unable to explain how a 1 point charge particle exert a force on another point charge particle. Then माइकल फैराडे ने एक्सप्लेन करा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मतलब माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा। तो कह सकते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कूलम्स वाज unable to explain how the point charge interact, how the point charge exert a force on another point charge. But Michael Faraday explain the force of interaction between point charges in the terms of electric field. तो कहने का मतलब माइकल फैराडे ने ही फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द फील्ड या रीजन या स्पेस, द फील्ड या रीजन या स्पेस in which the charge particle experienced या influenced force। कौन सा फोर्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड एज क्या चीज? तो इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब या हम ऐसे कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड is the effect in which charge particle influenced force called electric field कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो एक्चुअली में आपका एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। तो आई कैन से दैट इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। अब ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट कैसे है, चलिए हाउ दिस इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, कैसे ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है तो समझने की कोशिश करना। चलिए पहले आप इसे जस्ट कॉपी कर लीजिए, हो गया, निट डाउन, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए अब समझने की कोशिश करना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड is an imaginary concept। तो मान लेते हैं कि यहां पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज को रखा है। अब यहां पे एक मान लेते हैं कि एट कुछ डिस्टेंस पे हमने एक क्यू नॉट चार्ज को लाया, ठीक है। अब ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या जानते हो, प्लस प्लस के बीच क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। कहने का मतलब इनके ऊपर फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो ये फोर्स कैसे लगाता है, आपने पढ़ा होगा कि फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो ये चार्ज बॉडी या ये चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल को ये तो धक्का नहीं दे रहा, कहने का मतलब ये चार्ज पार्टिकल, दिस चार्ज पार्टिकल इज नॉट पुशिंग दिस चार्ज पार्टिकल। सो हाउ दिस चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ Fe, यानी ये चार्ज पार्टिकल कैसे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ इफेक्ट है, यानी इस रीजन में कुछ इफेक्ट है जिसके कारण उस रीजन में ये चार्ज पार्टिकल आ गया। तो इस चार्ज पार्टिकल पर कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है ड्यू टू ऑफ दैट रीजन इफेक्ट कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस फील्ड को तो अपन लोग देख नहीं रहे हैं, जस्ट इमेजिन कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। वंस अगेन समझने की कोशिश करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इमेजिनरी कंसेप्ट है। तो ये चार्ज पार्टिकल को अगर मैं किसी कर्टेन से या इस चार्ज पार्टिकल को मैं किसी पर्दे से या किसी चीज से अगर मैं ढक दूं तो स्टिल ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपने चारों ओर कहीं ना कहीं इफेक्ट प्रोड्यूस करता होगा, जिससे कि ये चार्ज पार्टिकल यानी क्यू नॉट क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल तो अभी इसे धक्का भी नहीं दे रहा या पुश नहीं कर रहा है, तो इस इफेक्ट के चलते इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है। तो हम कह सकते हैं दिस इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। तो क्या इमेजिनरी कंसेप्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। तो समझ में आया कुछ। तो चलिए इस क्यू नॉट को अपन लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। अब पूछोगे टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो चलिए समझने की कोशिश कर लेते हैं। टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज इट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन विच जिसके ऊपर क्या होता है, ये एक आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसके ऊपर किसी सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस या अनुभव किया जाता है। तो इट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन विच इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी
एक्सपीरियंस्ड। समझ में आया कुछ? अब पूछोगे कि ये सोर्स चार्ज क्या होता है, तो इसे बोलते हैं अपना सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं इसे? सोर्स चार्ज। तो सोर्स क्या है? तो सोर्स चार्ज तो इट इज अ चार्ज। क्या है ये? एक चार्ज है। इट इज अ चार्ज विच प्रोड्यूस क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोर्स चार्ज क्या है? एक चार्ज है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये सोर्स चार्ज बहुत टाइप के हो सकते हैं। जैसे सोर्स चार्ज आपका सिंगल चार्ज हो सकता है, सोर्स चार्ज आपका ग्रुप ऑफ चार्ज हो सकता है, सोर्स चार्ज आपका पॉइंट चार्ज हो सकता है, etc। कहने का मतलब, अब एक मिनट फिर से ध्यान देना, ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, चलिए पहले लिखता हूं, एवरी चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बट टेस्ट चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट टेस्ट चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पूछोगे कि टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है? तो सपोज कीजिए कि इस चार्ज के कारण अपन को इस पॉइंट पर, सपोज कीजिए कि इस P पॉइंट पर अपने को इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सपोज कीजिए कि अगर ये Q0 यानी टेस्ट चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यानी इस P पॉइंट पर इस चार्ज के कारण जो फील्ड होगा, इस चार्ज के कारण भी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ चेंज कर जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी कंसीडर टेस्ट चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए हम मान के चलते हैं, ये एक थ्योरेटिकली कंसेप्ट है कि टेस्ट चार्ज के पास कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जो सोर्स चार्ज अगर अपना नेगेटिव चार्ज है, दिस इज योर सोर्स चार्ज, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है, सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पर, यानी ये पॉइंट मान लिया P पॉइंट है, इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू ऑफ दिस सोर्स चार्ज। तो इस पॉइंट पर अपन लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ता है। तो वहां पे अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग एक टेस्ट चार्ज को ले आते हैं और देखते हैं उस टेस्ट चार्ज पर कितने फोर्स लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे अपन लोग एक टेस्ट चार्ज ले आते हैं, ले आया। अब आप क्या जानते हो, ये दोनों एक पॉइंट चार्ज है और अनलाइक नेचर का है, तो इनके बीच इंटरेक्शन क्या होगा, यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? तो डेफिनेटली इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ इस कदर होगा, ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो कहने का मतलब ये क्या रहा, अपना टेस्ट चार्ज है। तो ये टेस्ट चार्ज अभी देख रहा हूं कि ये सोर्स चार्ज कुछ फील्ड प्रोड्यूस करा होगा, उस फील्ड में हमने एक टेस्ट चार्ज को लाया और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसके कारण ये टेस्ट चार्ज कुछ इधर मूव कर रहा है। वन सेकेंड समझने की कोशिश करना, तो ये जो सोर्स चार्ज है यानी माइनस ऑफ क्यू है, वो कुछ यहाँ पर इफेक्ट प्रोड्यूस करा होगा। उस इफेक्ट में हमने क्या लाया, टेस्ट चार्ज लाया। जैसे ही टेस्ट चार्ज लाया तो ड्यू टू इफेक्ट यानी इस चार्ज के इफेक्ट के कारण इस चार्ज पर क्या लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। क्या लगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। उस इफेक्ट को क्या अपन लोग बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इफेक्ट by which this charge particle experience a force is called as electric field। तो हम कह सकते हैं when test charge is bring in the space around minus q charge, minus q charge
वी सी हम लोग क्या देखते हैं कि दिस टेस्ट चार्ज, यानी वी सी द टेस्ट चार्ज, द टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट experienced force called as electric field, सिमिलरली अगर हम इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण जब हम कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे लाते हैं तब पर भी हम देखते हैं कि ये टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उस इफेक्ट के कारण, जिस इफेक्ट के कारण ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जस्ट मैं देख लेता हूं कि कैमरे की फ्रेम में ये सारे वर्ड कैप्चर हो रहे हैं कि नहीं, जस्ट फॉर अ सेकेंड। जी हाँ, कैप्चर तो हो रहे हैं। फिर उसे एक दफा जरा अटेंशन देने की कोशिश करना। तो हम ये कह सकते हैं इस सोर्स चार्ज के कारण, अगर मैं सपोज करो कि ये सोर्स चार्ज है तो इस पर फोर्स क्या लग रहा है, आप देखो इस सोर्स चार्ज के कारण इस पर फोर्स कुछ अवे लग रहा है। क्या लग रहा है, इस सोर्स चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कुछ अवे लग रहा है। तो यानी यहाँ पे हमने जो टेस्ट चार्ज रखा, इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कुछ इधर आउटवर्ड की तरफ महसूस हो रहा है। तो किसके कारण ये आउटवर्ड फोर्स महसूस हो रहा है, तो कुछ इफेक्ट के कारण, और उस इफेक्ट को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फील्ड यहाँ पे जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, फील्ड जो होगा कहीं ना कहीं रेडियली आउटवर्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या देखें, सोर्स चार्ज अपना क्या है, नेगेटिव सोर्स चार्ज है। और यहाँ पे यानी किसी पॉइंट पर हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मान लिया कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो उस पॉइंट पर अपन लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट पर अपन लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज ले आते हैं। चलिए हमने ले आया टेस्ट चार्ज, और उस टेस्ट चार्ज का अपन लोग क्या देखते हैं, उस पर फोर्स एक्सपीरियंस किधर या कितने हो रहा है। तो इस पर बाय कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कुछ इधर एक्सपीरियंस हो रहा है। तो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सोर्स चार्ज जो होगा सो अपने चारों ओर कुछ फील्ड प्रोड्यूस करता होगा, और उस फील्ड को अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उस फील्ड में जब ये टेस्ट चार्ज आ गया तो उस टेस्ट चार्ज पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो कहीं ना कहीं इस सोर्स चार्ज का जो फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। दैट इज व्हाई दिस टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स रेडियली टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो हम यहां पे कह सकते हैं हेयर फोर्स experienced रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग ही होगा या फोर्स के पैरेलल होगा। तो हम यही कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड और एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन विल बी द रेडियली, या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज रेडियली इनवर्ड्स द सोर्स चार्ज इनवर्ड द सोर्स चार्ज, या पैरेलल टू द, या टुवर्ड्स द फोर्स, या टुवर्ड्स द फोर्स, या पैरेलल टू द फोर्स। तो वही बात है, यहां से फोर्स इज एक्सपीरियंस रेडियली आउटवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ड्स एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए अगर कुछ तो ठीक है, चलिए कुछ अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाऊं, चलिए।
तो चलिए आप देखते हैं, जैसा कि आप जानते हो ईच फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ सिंबल होता है। तो अभी अपने लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ सिंबल होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं फोर्स का सिंबल F होता है, तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ सिंबल होना चाहिए। तो सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या है? E है। ये अब रहा फिजिकल क्वांटिटी, आप जानते हो 2 टाइप्स के होते हैं या 3 टाइप्स के आप बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी है? आइदर दिस वन इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को अपन लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कुछ एरो लगा के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड एज E डैश या E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड एज वेक्टर E। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, तो आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि आप ऑलरेडी 11th से जानते हैं कि उनके पास डायरेक्शन होना चाहिए, उनके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। तो कहने का मतलब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो हमने देख लिया एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब रहा बात जो इनका मैग्नीट्यूड कितने होगा, यानी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम उसे क्या कह सकते हैं? इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मतलब हमें किसी सर्टेन पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यानी एट एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या स्पेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड can be defined as the magnitude of force experienced per unit positive charge, कहने का मतलब अगर मैं मैथमेटिकली समझने की कोशिश अगर हम लोग करते हैं, तो सपोज कीजिए कि ये एक अपना क्या है? रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? ये एक रीजन है, एक क्षेत्र है, एक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमें क्या करना है? इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ फाइंड करना है। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमने नाम दे दिया P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर अपने को क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं? एक टेस्ट चार्ज को लाते हैं। कहाँ पे? द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज को लाया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि इस पर फोर्स एक्सपीरियंस किधर कर रहा है। तो लेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन सा फोर्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑब्वियसली एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस करा, तो एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन किया जाता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स मान लेते हैं F है या Fe है अपॉन चार्ज। तो चार्ज कौन सा है? तो Q नॉट चार्ज है। Q नॉट चार्ज हमने लिया था। क्या लिया था? Q नॉट चार्जेस लिया था, तो इसीलिए Q नॉट चार्जेस है। अब एक मिनट जरा ध्यान देना, एवरी क्वांटिटी हैव इट्स यूनिट। आप जानते हो कि सारे फिजिकल क्वांटिटी के कुछ यूनिट होते हैं, या यूनिट लेस होता है कि डायमेंशन होता है कि डायमेंशन नहीं होता है। तो ये क्या है? अपना एक फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके यूनिट है या नहीं है? अगर यूनिट है तो क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो ये क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो मुझे लगता है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो चलिए, इट्स यूनिट इज, देखिए फोर्स का क्या हो गया? न्यूटन, और ये क्या है? चार्ज है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो कूलम। तो कहने का मतलब इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और इसका दूसरा भी यूनिट होता है, और वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब पूछोगे वोल्ट मीटर इसका यूनिट कैसे आया? तो जब मैं आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा तो ये यूनिट कहां से आया, तो ये यूनिट वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इस पर कोई भी आपको पैनिक होने वाली बात नहीं रखना है। चलिए, यूनिट तो अपन लोग देख लें, कुछ इसका डायमेंशन भी होगा, तो चलिए वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो सकता है? तो आप जानते हो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो mLT-2। तो क्या हो सकता है? mLT-2। ठीक है, और ये क्या है? चार्ज है। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो AT। अब जब इसे आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या दिखने को मिलता है? mLT का पावर -2, और एक t ऊपर गया तो क्या हो गया? T⁻⁻3, और a नहीं है ऊपर, तो a ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? A⁻⁻1। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला कुछ ऐसा आया। तो ये जरा यूनिट और इनका डायमेंशनल फार्मूला थोड़ा मेमोराइज कर लेना, कभी कभी ये कंपटीशन में आ जाया करते हैं। अब एक मिनट, आप जब एनसीईआरटी का बुक देखते हो तो वहां पे फार्मूला कुछ दूसरे टाइप का दिया गया है। दूसरे टाइप का नहीं, कुछ टर्म्स और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करा गया है। तो टर्म्स और कंडीशन क्या अप्लाई करा गया है यहाँ पे, चलिए मैं पहले समझा देता हूँ। तो आप जानते हो एवरी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने आपको पहले ही कुछ पॉइंट्स में बताया था। तो चार्ज क्या है? जितने भी चार्ज होते हैं वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ध्यान दीजिए, तो चार्ज अगर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, तो हमने बताया था कि अगर टेस्ट चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, तो वहां पे जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है या निकालना है, तो वहां पे जब रिजल्टेंट यानी सोर्स चार्ज के कारण और टेस्ट चार्ज के कारण जो यहाँ पे रिजल्टेंट हमने मिलेगा, तो वो कुछ वेरी कर जाएगा। तो दैट इज व्हाई टेस्ट चार्ज डज नॉट हैव एनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके पास कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है? जब टेस्ट चार्ज के पास कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की क्षमता ना हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब दिस Q टेंड्स टू 0, यानी Q टेंड्स टू 0। Q 0 नहीं हो, अगर चार्ज 0 हो गया तो तब तो ये अनडिफाइंड हो गया। Q टेंड्स टू 0 यानी Q 0 होने वाला है, तभी तो उस चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरह के लिमिट देकर इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाया गया है। तो जरा आप इसे मेमोराइज रखना। अब देखियो, आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला इन टर्म्स ऑफ दिस इज व्हाट? टेस्ट चार्ज। अगर कभी कभी ये भी पूछा जाता है या क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। कहां पे समझ रहा हूं, यहीं पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in terms of source charge, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सोर्स। जस्ट फॉर अ सेकेंड, मैं देखना चाहता हूं ये सारे वर्ड या सारे पॉइंट्स कैमरे की फ्रेम में कैद हो रहा है कि नहीं। जस्ट फॉर अ सेकेंड, जी हाँ आ तो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। तो मान लेते हैं कि सोर्स चार्ज यहां पर Q है, ठीक है।
हाँ, मान लिया कि हमने यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज, इसे हमने सोर्स चार्ज बोल दिया, सोर्स चार्ज। अब क्या है, तो इस सोर्स चार्ज के चलते, यानी इस सोर्स चार्ज के कारण हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड हेयर, यानी इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी पॉइंट, ठीक है। इस पी पॉइंट पर अपने को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हैं। तो मान लिया कि ये डिस्टेंस आर है, यानी ये जो पॉइंट पी है इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर है। अब हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एक टेस्ट चार्ज ले आया। जहां भी हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट पर अपने लोग एक टेस्ट चार्ज ले जाते हैं। अब टेस्ट चार्ज लाया, तो अब बताओ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स कितने लगता है। तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो मैं वेक्टरली ही यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा और फिर मैं स्केलरली भी आपको बता दूंगा। तो पॉजिटिव चार्ज, ये दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो फोर्स विल एक्सपीरियंस इन द डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ठीक है। तो फोर्स कुछ इधर लगेगा, एफ ई, ठीक है। और एफ ई इक्वल टू कितने होगा, तो आप जानते हो एफ ई इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R का Q इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R। तो क्या होगा, तो एफ ई इक्वल टू क्या होना चाहिए, के Q1, तो Q1 क्या है, Q, तो Q2 क्या है, तो Q नॉट, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर, यानी इनके बीच का डिस्टेंस। बट हमें क्या चाहिए इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर में इसे हम क्या कर सकते हैं, तो आपको हमने कूलम्स लॉ में क्या पढ़ाया था, पोजीशन वेक्टर। तो इधर यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो इधर यूनिट वेक्टर होने के लिए मान लीजिए कि ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, मान लीजिए। तो हम क्या करते थे, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो इसका डायरेक्शन कुछ इधर होता था, इसका डायरेक्शन कुछ इधर होता था। अरे बाबा, फाइनल माइनस इनिशियल क्या करते थे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो R2 माइनस R1 इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ऐसे समझना, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो R2 माइनस R1, तो हम क्या दे सकते हैं, यानी ये R इक्वल टू हो गया R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है। क्या करते थे, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता था, चलिए यहाँ पे समझाते थे। फोर्स इक्वल टू क्या होता था, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये R इक्वल टू क्या है, तो दिस थिंग्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो के Q नॉट अपॉन दिस R स्क्वायर, तो दिस R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू R इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है, हाँ, का स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो के Q नॉट अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू दिस थिंग्स इक्वल टू क्या होता है, तो R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1। अरे बाबा, किसी का कैप यानी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन निकल जाता है। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आपको क्या मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है। अब ध्यान से देखियो, R2 माइनस R1 का स्क्वायर है, R2 माइनस R1 यानी पावर 1 और पावर 2, तो कहने का मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या, के Q नॉट अपॉन R2 माइनस R1 का मोड का Q इंटू R2 माइनस R1 इंटू R1। हाँ, तो ये अपना हो गया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो हम ऐसे डाल सकते हैं क्या, इंटू R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये अपना फोर्स हो गया। बट आप जानते क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया जाता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, तो Q नॉट है, बट E इक्वल टू क्या होता है, तो F डिवाइडेड बाय Q, F डिवाइडेड बाय Q, और यहाँ पे Q क्या है, तो Q नॉट है, तो क्या हो गया, F क्या है, तो F दिस थिंग्स है, यानी क्या हो जाएगा, K Q नॉट अपॉन R2 माइनस R1 का Q इंटू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है। ये क्रॉस मत दीजिए, नहीं तो आप लोग फिजिक्स में जरा सा कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, चलिए ऐसे लिखिए, R2 माइनस R1, हाँ, ये तो फोर्स हुआ डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय चार्ज, तो चार्ज क्या है, तो चार्ज आपका क्यू नॉट है, इंटू 1/Q0। अब ध्यान से देखियो, कुछ मुझे लगता है कि कैंसिल होने वाला है, हाँ ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो E इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज इक्वल टू K Q अपॉन R2 माइनस R1 का Q इंटू या R2 माइनस R1। तो मैं ये ज़रा फिर से एक बार देखने की कोशिश करूँगा कि ये कैमरे की फ्रेम में कैद हो रहा है कि नहीं। इन टर्म्स जस्ट फॉर अ सेकेंड मैं देखना चाहूँगा कैमरे में कैद हो रहा है कि नहीं। 1 सेकेंड। जी हाँ, आ रहा है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। तो कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाऊं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए अपन लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज और इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज निकालना तो सीख गए। अब चलिए अपन लोग निकालते हैं, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस चार्ज पार्टिकल पर कितने फोर्स लगेगा, तो वो निकालने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इन चार्जेस in electric field। तो समझने की कोशिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मान लिया कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर है। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, एज अ वेक्टर क्वांटिटी हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह डिनोट करा और इस तरह दिखाया है। अब पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्जेस। मान लिया कि यहां पे हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा और वो सपोज करा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो फोर्स किधर लगेगा। तो हमने आपको बताया था कि फोर्स का डायरेक्शन कुछ उधर ही होता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो, बशर्ते चार्ज क्या रहना चाहिए, आपका पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए। तो चार्ज का पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, कुछ इधर लगेगा। कौन सा फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज E इक्वल टू F अपॉन Q। तो F इक्वल टू QA, यानी Q इंटू E। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर हमने इस पॉइंट पर अगर एक नेगेटिव चार्ज रखा तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो इस पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा बट एज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मतलब कुछ Fe इधर लगेगा और Fe इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E, यानी Q इंटू E। ठीक है, और फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के कारण फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के कारण जो फोर्स का डायरेक्शन होगा जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज particle the direction of electrostatic force is the direction of electric field and here हमने क्या देखा, here due to negative charge particle
the direction of electrostatic force is the direction of opposite of electric field, तो जस्ट इस कंसेप्ट को जरा याद रखना, बहुत काम आएंगे जब आप न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो चलिए जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया मिटाऊं। चलिए अब चलिए अपन लोग निकालने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस distribution of charges, अब एक बात समझने की कोशिश करना, ये जो दिया गया है वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जो वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं, तो चार्ज को कौन रखता है? तो चार्ज को डेफिनेटली कोई मटेरियल ही रखता होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेंट बाय अ मटेरियल, और मटेरियल में हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। इफ द शेप ऑफ मटेरियल इज वेरी स्मॉल, अगर उस मटेरियल का शेप बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, एट जस्ट लाइक अ पॉइंट, अगर वो पॉइंट की तरफ है, मान लो कि पॉइंट के साइज का है या शेप का है, एंड वी गिव अ चार्ज, मान लो कि हमने उस पर चार्ज क्यू डाला, ठीक है, तो क्यू किस में कंटेंट हो जाएगा? उस शेप का जो मटेरियल है उसमें क्यू कंटेंट हो जाएगा। अगर इफ वी हैव अ लॉन्ग वायर एंड वी हैव गिव सेम चार्ज क्यू, तो वो चार्ज क्यू क्या हो जाएगा? उस लॉन्ग वायर पे क्या हो जाएगा? तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब पूछोगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? तो ड्यू टू फोर्सेस ऑफ रिपल्सन द चार्ज इज distributed all over the wire and in the form of line wire, अगर if we have a sheet of metal, अगर हमारे पास sheet of metal है और if we give same q charges over that sheet of metal, तो चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? होल ओवर द सीट, एंड वी हैव अ सीट ऑफ चार्जेस। नाउ आई एम आस्किंग यू अ वन क्वेश्चन, ड्यू टू ऑल द शेप एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड सेम और डिफरेंट? कहने का मतलब हमारे पास जो 3-4 तरह के जो हमने अभी बताया जो शेप है, उन शेप के कारण किसी सर्टेन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट शेप के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा या डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो क्या हो सकता है? तो जस्ट थिंक एंड कमेंट करके बताइए। तो चलिए देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट electric charge contained by materials and materials may have different shape. If the shape of material is very small, as like point, and we give charge a charge Q on it, called as point charge, If material is long wire and we give same charge on any point, then of person. तो जो हमने आपको ओरली क्वेश्चन करा था उसे मैंने एज अ रिटन फॉर्मेट में वही क्वेश्चन को मैंने पूछा है। तो क्वेश्चन कुछ ये है, एक पॉइंट है उस पर हमने सेम चार्ज डाला Q,
और एक दूसरा एक लाइन टाइप का एक मटेरियल है, उस पर हमने सेम वही क्यू डाला। तीसरा क्या है, अपना सीट है, मेटल सीट है, और उस पर अपन ने क्या करा, वही सेम क्यू अपन ने अप्लाई करा। तो ड्यू टू फोर्सेज ऑफ रिपल्सन इसका जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ओवर द लाइन। और इसमें भी क्या हो जाएगा, तो ड्यू टू फोर्सेस ऑफ रिपल्सन चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा होल ओवर द सीट एंड कॉल्ड एज सीट या सीट ऑफ चार्ज, और दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ चार्ज। तो हमें बताना है कि इन सारे कॉन्फ़िगरेशन के कारण किसी सर्टेन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा या डिफरेंट होगा, कमेंट करके मुझे बताना है। तो चलिए अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस। तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया मिटाओ। इसके बाद अपन लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया मिटाओ। चलिए तो अब चलिए निकालने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ सर्टेन लोकेशन या एट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। समझने की कोशिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस एट अ सर्टेन पॉइंट या सर्टेन डिस्टेंस लेट आर। तो मैं आपको यहाँ पे वेक्टरली भी समझा दूंगा और आपको स्केलरली भी समझा दूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक सोर्स चार्ज लिया, ठीक है, जो कि है किसमें, एज अ पॉइंट चार्ज में है। तो हमें एट अ सर्टेन पॉइंट पर, तो मान लिया कि इस पॉइंट पर हमने इस पॉइंट का नाम P दिया, जिसका डिस्टेंस हमने मान लिया कि R है, यानी ये पॉइंट जो है इस पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट P है वो इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर लोकेट है। हमें इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए अपन लोग क्या कहते हैं, तो सबसे पहले एक अपन लोग टेस्ट चार्ज को वहां पर पुट करते हैं। तो चलिए हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, तो कूलम्स लॉ जैसे ही लगाते हैं, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स किधर लगता है, कुछ इधर फोर्स लगता है ड्यू टू अ फोर्सेज ऑफ रिपल्सन, बिकॉज बोथ चार्जेस हैव अ सेम नेचर, तो फोर्स कुछ इधर लगता है। तो फोर्स किस पर लगता है, हमें बताना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हैं। तो ध्यान से देखियो, फोर्स ऑन कहां पे, P पॉइंट पे, फोर्स ऑन P पॉइंट पे, चलिए यहां पे लिखता हूं, तो फोर्स ऑन P पॉइंट पर किसके कारण, तो Q के कारण, ठीक है। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, फोर्स ऑन Q नॉट बाय Q। अब ये कैसे आया, या ये नोटेशन हमने कैसे लाया, तो ये नोटेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा कूलम्स लॉ का पार्ट 1, वहां पे हमने ई नोटेशन कैसे आया, तो वहां पे हमने इसका कंप्लीट डिस्कशन करा है। तो जिन्होंने नहीं देखा तो उसे सर्च करना है कूलम्स लॉ पार्ट 1 और साथ में लगा देना है PPT RKJ या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा, तो आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, यहां पर अपन को फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स Q नॉट Q इक्वल टू क्या होता है, तो K Q कौन सा, तो ये Q1 Q2, तो Q1 के बदले में क्या है Q, Q2 के बदले में क्या है Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, यानी ये R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एज अ स्केलर में, बट अपन को चाहिए क्या, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपन को किस में चाहिए, वेक्टरली चाहिए। तो चलिए इसे वेक्टरली अपन लोग लिख लेते हैं, K Q नॉट अपॉन, तो ये इक्वल टू क्या होता है, तो मान लीजिए ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, तो मान लीजिए कि वेक्टर को हमने कुछ
ऐसे रिप्रेजेंट करा या R2 माइनस R1 जस्ट प्रीवियस वाले, तो पोजीशन वेक्टर के तौर पे मैं नहीं समझाऊंगा, जस्ट पोजीशन वेक्टर, तो जस्ट मैंने वेक्टरली समझाया है। तो क्या मैं कर सकता हूं, R वेक्टर का Q इंटू R वेक्टर ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये तो हुआ अपना फोर्स हुआ, बट अपन लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसको देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट, यहां पे हमको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा, तो फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू ऑफ Q अपॉन दिस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो Q नॉट। अब ये इक्वल टू क्या है, तो ये है, तो K Q नॉट अपॉन R का Q इंटू R वेक्टर इंटू 1 अपॉन Q नॉट, तो 1 अपॉन Q नॉट। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे शायद कुछ कट खुट होने वाला है, शायद ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही कैंसिल हो गया तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू कुछ K Q अपॉन R का Q इंटू R वेक्टर। तो ये कुछ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला एट पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ वेक्टरली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इन टर्म्स ऑफ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अगर स्केलर फॉर्म में अगर देखना है तो EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, EP इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, K Q अपॉन R स्क्वायर इन स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, अब जरा फिर से 1 मिनट अटेंशन देना। अगर मैं यहाँ पे सोर्स चार्ज को माइनस Q रखूं और हमें सेम इसी पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस मान लीजिए R है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए इस चार्ज के कारण। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, यहाँ पे फोर्स निकालते हैं और उस फोर्स को उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाता है। तो क्या होगा, इधर भी अपना फोर्स किधर लगेगा, ये माइनस ये प्लस, तो फोर्स बाय कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कुछ इधर लगेगा, फोर्स लगा, ठीक है, यानी F ऑन Q नॉट बाय Q इक्वल टू K Q नॉट अपॉन ये R का Q इंटू R वेक्टर और K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म है, ये आपका स्केलर फॉर्म है। फोर्स इक्वल टू एज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। चार्ज क्या है, तो इस चार्ज पर अपन लोग निकाल रहे हैं, यानी इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर चार्ज क्या है, तो ये Q नॉट है, तो हमने Q नॉट मेंशन करा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए फोर्स क्या है, तो दिस थिंग्स, यानी K Q नॉट अपॉन R का Q इंटू R इंटू 1 अपॉन Q नॉट, 1 अपॉन Q नॉट। तो ये Q नॉट कैंसिल हो गया, तो कहने का मतलब E भी अपना अभी भी K Q अपॉन R का Q इंटू R। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P अभी भी सेम है और यहां पर भी सेम है। कहने का मतलब ओनली डायरेक्शन का इधर उधर खेल है। तो जब भी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए तो चार्ज को, कहने का मतलब ये जो चार्ज है उस पर आप साइन का यूज मत करना। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो चलेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज था तो यहाँ पे माइनस मत डालना, अभी भी ओनली आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड डालना है। ये तो रहा इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, EP इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया इन स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म। Q को क्या रखना, विदाउट साइन, विदाउट साइन। कभी भी चार्ज को आप साइन के साथ मत रखना, हमेशा विदाउट साइन के साथ रखना, जैसे कि पहले आपने फोर्स में करा हुआ था। अब ध्यान से देखियो, EP इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि EP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, EP इज
EP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और 1/r² को क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा था, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर टाइम में इंक्रीज करेगा अगर इलेक्ट्रिक डिस्टेंस अपना अगर वो घटता है, डिस्टेंस घटता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है। कहने का मतलब कहां पे समझाऊं, चलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा जब आर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बट कितने टाइम में या कितना अमाउंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज करेगा? तो डबल स्क्वायर टाइम से, स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो जस्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आर को हमने डबल करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 4 टाइम्स जो है वो क्या कर जाएगा? रिड्यूस्ड कर जाएगा। अगर आर का वैल्यू हमने आधा कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? आपका 4 टाइम्स आपका इंक्रीज कर जाएगा। यानी आर को आप 3 टाइम्स, यानी आर को अगर आप 3 टाइम, यानी आर को अगर आप 3 टाइम्स डिक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 9 टाइम्स इंक्रीज करता है। तो जस्ट इस टाइप के भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाया करते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है E वर्सेस R का ग्राफ पूछा जाता है। तो सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो आपने ग्राफ पढ़ा था, यानी ऐसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इधर रिप्रेजेंट करूं और R को कुछ एक्स एक्सिस में, तो कुछ ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया? चलिए ले लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ूं। हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज तो जैसा कि आपने कूलम्स लॉ का पार्ट 2 में देखा था, व्हेन देयर आर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, तो आप क्या करते थे? वहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते थे। तो सिमिलरली आपको यहां पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है। यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय द वे मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कंसेप्ट को अच्छी तरीके से कूलम्स लॉ का पार्ट 2 में डिस्कशन कर रहा था। तो यहाँ पे मैं ओनली आपका 1-2 क्वेश्चन ही लूंगा और जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं एज सोल्व हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लेट देयर आर n चार्जेस, देयर आर n चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, लाइक Q1, Q2, Q3, Q4 डैश डैश डैश। ठीक है, n चार्जेस हैं एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इज R1, R2, R3, R4 डैश 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 Rn with respect to some origin and their position vector is R1, R2, R3, R4 dash 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 with respect to origin, with respect to origin। कोई origin के रिस्पेक्ट से उनका पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह है। मैं मैथमेटिकली भी समझा देता हूं। तो उस ओरिजिन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
at origin is the vector sum of all the electric field, all the individual electric field at origin। कहने का मतलब मैथमेटिकली समझिए, यहाँ पे मान लिया कि हमने Q1 चार्जेस है, पॉजिटिव मान लो, यहाँ पे मान लो Q2 चार्जेस है, मान लेते हैं कि ये चार्ज अभी नेगेटिव है, यहाँ पे मान लेते हैं Q3 चार्जेस है, ये पॉजिटिव हमने मान लिया, मान लेते हैं कि यहाँ एक चार्ज Q4 है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। नाउ यहाँ पर आपको, यानी ये पॉइंट आपका O पॉइंट है, तो इस O पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो चलिए, इनका पोजीशन वेक्टर कुछ R1 है, इनका पोजीशन वेक्टर कुछ R2 है, इनका पोजीशन वेक्टर कुछ R3 है, इनका पोजीशन वेक्टर कुछ R4 है, इनका पोजीशन वेक्टर कुछ R4 है। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू ऑफ पॉजिटिव ऑफ Q4 कितने होगा, तो कुछ इधर होगा क्या, तो E4 होगा, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, कुछ मेरे हिसाब से इधर होना चाहिए, E3। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके कारण क्या होता है, टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज जाता है। अरे बाबा, आपने पढ़ा था ना, हमने बताया था पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द सोर्स चार्जेस, एंड नेगेटिव चार्ज के कारण या नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज, तो हमने इसीलिए टुवार्ड्स दिया। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ इधर होगा, E1, ठीक है। नाउ E नेट एट कहाँ पे, तो पोजीशन O पे इक्वल टू क्या होगा, तो वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। वेक्टरली सम करना, और वेक्टरली सम कैसे करोगे, तो आप इधर ट्रिंगल लॉ लगा के, पैरेललोग्राम लॉ लगा के, जो कि आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा होगा, तो आई होप आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, तो चलिए जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। एक मिनट और मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। आप जानते हो E इक्वल टू क्या होता है, कि Q अपॉन R स्क्वायर, यही होता है, या E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। अब यहां से देखिए, अगर R का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, इफ R टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर R का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी इक्वल टू क्या हो जाए, देन कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अरे बाबा, इनफाइनाइट का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0 हुआ। सिमिलरली अगर इफ R का वैल्यू अगर 0 कर दिया जाए, देन E एट 0 इक्वल टू क्या होगा, तो 1 अपॉन 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यानी 1 अपॉन 0 इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी चार्ज के कारण इंफिनिटी पर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इक्वल टू 0 होता है। और उसी चार्ज के सेंटर पे अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अनडिफाइंड, वहां पे आप बता नहीं सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए आपको कॉपी करना है तो कर सकते हैं। हाँ, 1 मिनट में और आपको जरा सा बताना चाहूँगा, ये आपने जो Q0 पढ़ा था टेस्ट चार्ज, चलिए Q0 जो पढ़ा था, तो Q0 का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ Q0 हो सकता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जबकि Q0 क्या था, पॉजिटिव था, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया। इलेक्ट्रॉन से छोटी चार्ज नहीं हो सकता है भी, बट वो आपका इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है। ये सब बातें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के 3 लेक्चर बनाए थे, वहां पे आप जाके इसे देख सकते हैं। अगर देखना है तो आपको सर्च करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज,
और साथ में आपको लगा देना है पीपीटी आरकेजे या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो वहां पे आपको इन सारी बातों की जानकारी दे दी गई है। तो चलिए, जो कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स की तरफ चलता हूं। बाय द वे, मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर या इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कर रखा है। तो सेम कंसेप्ट है, जस्ट गो टू द कूलम्स लॉ पार्ट 1, कूलम्स लॉ पार्ट 2, कूलम्स लॉ पार्ट 3 और कूलम्स लॉ पार्ट 4। तो वो 4 लेक्चर आप फॉलो कीजिए, वहां पे आपको सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं सोल्व करूंगा, जिससे आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है तो आप हमें चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप हमसे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाऊं। चलिए, तो चलिए अब अपन लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन दे देता हूं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट द लाइन joining these two charges, कौन कौन से वो दोनों चार्जेस हैं? तो चलिए, हमने आपको दे दिया 1 माइक्रो कूलम, दूसरा आपको हमने दे दिया मान लीजिए -4 माइक्रो कूलम। सपोज कीजिए कि इनका डिस्टेंस, यानी ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल जो रखे गए हैं, इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, कहाँ पे? एट मिड पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग these charges। तो इंटेंसिटी निकालिए इन दीज चार्जेस, या कभी दे सकता है इन बिटवीन द चार्जेस। तो इन दीज चार्जेस या इन बिटवीन द चार्जेस, तो यानी 2 सेंटीमीटर है, तो इनका बिटवीन हमने कहीं पर मान लिया ये है, जिस पॉइंट को मान लेते हैं कि अपन लोग Z बोल देते हैं, ठीक है। तो लेट Z इज द पॉइंट, Z इज द मिड पॉइंट। क्या है? Z क्या है आपका? एक मिड पॉइंट है इन बिटवीन दीज चार्जेस, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और यहां से यहां का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इन दोनों चार्जेस के कारण। तो आपको हमने क्या बताया था कि ड्यू टू अ पॉजिटिव सोर्स चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E at Z due to of 1 microcoulomb is in this way। सिमिलरली -4 माइक्रोकूलम के कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव सोर्स चार्जेस इज रेडियली टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर होगा, यानी E at Z ड्यू टू ऑफ -4 कूलम चार्जेस, यानी 4 माइक्रोकूलम चार्जेस। नेगेटिव नहीं लगाना, क्योंकि आपने तो डायरेक्शन ऑलरेडी शो करा है ना। अब ध्यान से देखो, आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या पढ़ा था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Z इक्वल टू क्या होगा? तो दिस प्लस दिस वेक्टरली ऐड करना है। तो ध्यान से देखियो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सिंपली ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब E at Z नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट Z इक्वल टू क्या होगा? तो E at Z ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम प्लस E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट Z ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम, वेक्टरली ऐड कर देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू क्या होता है? तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला में, मैंने क्या पढ़ाया था? तो KQ/R²। तो K क्या है? तो ये दोनों के देखिए कुछ नहीं दिया गया है, तो आपको बाय डिफॉल्ट मान लेना है कि दिस सिस्टम इज पुट इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस के लिए K का वैल्यू क्या होता है? तो पहले ही मैंने आपको बताया था, K का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर फ्री स्पेस,
ठीक है, तो वही पुट करना है, क्या हो जाएगा के क्यू क्या है तो 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू क्या होता है 1 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर, तो आर क्या है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के क्यू क्या है तो 4 माइक्रोकूलम अपॉन 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या होगा, तो ये सब तो सारे अभी डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में है, तो अपने को सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है या एक सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो किस में कन्वर्ट करना है तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए के का वैल्यू क्या होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू क्या होता है तो 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू होता है आपका 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम अपॉन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, प्लस सिमिलरली 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। तो जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों कॉमन आ गया और ये जुट जाएगा, यानी 4 1 5 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू दिस थिंग्स अपॉन दिस थिंग्स का स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हो गया अपना ई जेड या ई नेट एट जेड इक्वल टू अपना मिला, तो जस्ट आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हमने जो कॉमन लिया तो इसमें बचा 1 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -6, तो -6 भी कैंसिल लिया, चलिए वो भी कर लेता हूँ इधर ही, तो ये इसे कैंसिल कीजिए, इधर प्लस हो गया, हाँ, यानी 4 1 5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर ये -4 यानी -4 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +4 यानी +4, कहने का मतलब क्या हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर, ये कैंसिल हो गया, ये उड़ गया तो ऊपर दे दिया ना इसे, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 -6 + 4, कहने का तो ये आपका आंसर हो गया। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका कुछ डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन किधर है देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स द 4 माइक्रोकूलम, तो क्या हो जाएगा टुवर्ड्स द 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इस जेड पर अगर कोई चार्ज रख दिया गया तो उस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो आप जानते हो कि इस पॉइंट पर यानी जेड पॉइंट पर अगर एक कोई चार्ज रख दिया जाता है तो उस पर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू ई, तो ई नेट आपको तो यहाँ पे मालूम हो चुका है जो भी आपने कैलकुलेट करा है, तो ये ई इंटू क्यू यहाँ पे जो भी चार्ज रखा जाएगा, तो F एट जेड इफ एनी चार्ज प्लेस क्या हो जाएगा F इक्वल टू Q इंटू ई, ठीक है, जो भी चार्ज पुट करा जाएगा तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस चार्ज पार्टिकल पर वहां पर फोर्स निकल जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं तो आपके लिए मैं कुछ होमवर्क देना चाहूंगा, आपको सोल्व करना है NCERT का क्वेश्चन नंबर 1.8 का A एंड B, ये आपको सोल्व करना है NCERT का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 8 का 2 पार्ट है, एक A है और एक B है, तो दोनों आपको सोल्व करने हैं। अगर क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन, देख लिया, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन 8 बन जाएगा, नहीं बनेगा हम मेल करना है, आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेल ID दिया गया है। तो चलिए हो गया, मिटाओ, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय द वे मैं ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांसेप्ट सिमिलर है, तो वहां पे हमने वेरियस टाइप्स के प्रॉब्लम ऑलरेडी कर रखे हैं, तो आप वहां से यानी कूलम्स लॉ का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 देखकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फिर भी 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए, मैं यहाँ पे ओनली हिंट दे दिया करूंगा। सपोज कीजिए कि हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल समझते हैं ना, होज साइड लेंथ आर इक्वल, सपोज कीजिए कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए प्लस क्यू दे दिया गया, यहाँ पे माइनस क्यू दे दिया गया, ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए सी है, तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, यानी ई एट सी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो ध्यान से देखियो,
आप जानते हैं पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, कुछ टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज। तो ये क्या हो गया, E एट C किसके कारण, ड्यू टू B, ये किसके कारण हो गया, तो E एट C ड्यू टू ऑफ A, ठीक है। अब देखियो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तो एंगल, ईच एंगल आर इक्वल, और ट्रायंगल का एंगल का समेशन कितना होता है, तो 180, तो 180 अपॉन 3 इक्वल टू कितने हो गया, तो 60, तो ये 60 ये 60 ये 60। अगर ये मान लो 60 है तो वन स्ट्रेट लाइन मेक्स कितने एंगल, तो वन स्ट्रेट लाइन मेक्स 180 डिग्री, तो ये स्ट्रेट लाइन कितने हो जाएगा, ये 180, तो ये 60 है तो ये कितने हो जाएगा, तो 120, ठीक है 120। अब ध्यान से देखियो हमें EC चाहिए ना, EC, तो एक वेक्टर कुछ इधर है और एक वेक्टर कुछ इधर है, यानी ये आपका हो गया EC B और ये आपका हो गया EC A, ठीक है। हाँ EC A कितने होगा, तो EC A इक्वल टू होगा, देखो K Q ये जो है अपॉन R स्क्वायर, तो R क्या है, तो A स्क्वायर, तो A स्क्वायर, ये कितने होगा, तो ये भी होगा K Q क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड अपॉन R स्क्वायर, R क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस A स्क्वायर। तो ध्यान से देखियो ये और ये दोनों क्वांटिटी मुझे सेम दिखाई दे रहा है, तो लेट दिस वन इज अ E, लेट हमने दोनों को E मान लिया। तो वेक्टर में आपने रिजल्टेंट निकालना सीखा होगा, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, तो उसका रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस थिंग्स इंटू एंगल ऑफ दिस थिंग्स। तो यानी और वो निकलता कितना से है, तो दोनों वेक्टर को बाइसेक्ट करता हुआ निकलता है, तो ये आपका E नेट हो गया, E नेट हो गया, यानी E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E नेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस 2E कॉस कितना, जो एंगल है, तो एंगल कितना है, तो 120 एंगल है ना, 120, तो 120, ठीक है। अब देखियो क्या है, चलिए मेंशन कर देते हैं, E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू कॉस 120 इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस 120 इक्वल टू आपका होता है -1/2 होता है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस E स्क्वायर, तो कहने का मतलब एक E स्क्वायर से एक E स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाता है, तो कहने का मतलब अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर, तो कहने का मतलब E आया, और E का वैल्यू क्या है, तो KQ अपॉन A स्क्वायर, यानी KQ अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। यानी E नेट का वैल्यू आपका ये जो आया KQ अपॉन A स्क्वायर, तो यानी ये, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो कुछ इधर होगा, कितना एंगल बनाता हुआ, तो 120 अपॉन 2 इक्वल टू 60 डिग्री, तो यानी 60 डिग्री, यानी इसके अकॉर्डिंग आप बात करोगे एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 60 और ये 60, तो 60 120, तो 120 डिग्री एंगल विथ AC, तो क्या हो जाएगा, इतना आंसर विथ 120 डिग्री विथ कौन सा, तो AC साइड, ठीक है, AC साइड। सिमिलरली और क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि एक स्क्वायर दे दिया गया, ठीक है, मान लीजिए कि एक स्क्वायर दे दिया गया, ठीक है, ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, और इस पॉइंट पर, यानी ये अगर A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो फाइंड E एट C कितने को होगा, तो फाइंड, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को आप इजीली वे में कर सकते हैं। देखिए इसके कारण क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर हो जाएगा, मान लेते हैं E ऑफ B होगा, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, तो रेडियली आउटवर्ड होता है, तो चलिए इसके कारण क्या हो जाएगा, तो E ड्यू टू D, इसके कारण क्या होगा, तो ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी निकालना है, तो रेडियली आउटवर्ड, तो E ड्यू टू ऑफ A, ठीक है। अब ये लेंथ मालूम है, ये लेंथ मालूम है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q है ना, KQ अपॉन A स्क्वायर, तो A क्या है, तो A स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आपका होगा EB, यानी ये वाला, तो यानी KQ अपॉन दिस लेंथ स्क्वायर, यानी A स्क्वायर। अब E इक्वल टू क्या होगा, तो E इक्वल टू होगा KQ इंटू दिस लेंथ स्क्वायर, एंड दिस लेंथ इक्वल टू क्या होता है, तो रूट ऑफ दिस साइड, तो रूट ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा KQ इंटू रूट ऑफ 2A का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को आप इसके बाद रिजल्टेंट करना है, तो देखो ये और ये सेम रहेगा, देखो ये दोनों सेम है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो कुछ डायगोनली इधर ही होगा, तो यानी कहने का मतलब
रिजल्टेंट देखो, इनका इनका एक बार निकाल लेना तो कुछ इधर ही होगा, जो रिजल्टेंट होगा फिर उसको इस से ऐड कर देना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आपका एक इक्विलिब्रियम टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो इक्विलिब्रियम टाइप के क्वेश्चन को कहाँ समझा दूं। चलिए ये हो गया, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इक्विलिब्रियम टाइप का पूछा जाएगा कि वो पॉइंट बताओ एक्सेप्ट इंफिनिटी जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो कहने का मतलब पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। इस टाइप्स के प्रॉब्लम हमने आपको ऑलरेडी फोर्स में यानी कूलम्स लॉ का पार्ट 3 में हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो आपको अगर देखना है तो कूलम्स लॉ पार्ट 3 सर्च करना है और साथ में लगा देना पीपीडी आरकेजी, तो वहां पे हमने कंप्लीट डिस्कशन करे हैं। फिर भी आपको मैं जरा सा हिंट दे देता हूं कैसे करना है। मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ पे है, क्या दे दूं, 1 कूलम दे दूं, 1 कूलम दे दूं, और यहाँ पे एक चार्ज है, मान लेते हैं -9 कूलम दे देता हूँ, ठीक है, या +9 कूलम दे देता हूँ, 9 कूलम। चलिए हाँ, तो आप जानते हैं और पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में या कहीं पे इक्विलिब्रियम पूछ रहा है कि वो पॉइंट बताओ एक्सेप्ट इंफिनिटी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो हमने आपको क्या बताया था, जब दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर सेम हो तो वो पॉइंट जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में ही लाई करता, एग्जैक्ट बीच में नहीं, बट इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कहीं लाई करता है। और मैंने आपका इसको शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया था। तो और वो लाई किधर करता है, तो वो लाई करता है कुछ नियरर टू द स्मॉलर चार्जेस। किधर करता है, नियरर टू द स्मॉलर चार्जेस। मान लेते हैं कि यहाँ से ये x डिस्टेंस पर ये करा और इनका डिस्टेंस मान लेते हैं कि r है इन दोनों बीच का, ठीक है। तो ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितने हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा वो r - x, ठीक है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इज इक्वल टू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। अब देखो कैसे, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो रेडियली आउटवर्ड यानी E ड्यू टू ऑफ 1 कूलम, ठीक है, E ड्यू टू ऑफ 1 कूलम। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, तो रेडियली आउटवर्ड होगा, सोर्स से आउटवर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो ये यहाँ पर क्या होगा, E ड्यू टू ऑफ 9 कूलम, 9 कूलम। 4 यहाँ पे मान लेते हैं Z, तो 4 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, 4 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट जीरो at Z is zero when E due to 9C equal to E due to 1C, E due to 1C। तो E due to 9C equal to क्या होगा, तो E due to 9C equal to होता है KQ, तो Q के बदले में क्या डालना है, 9Q, 9C अपॉन r स्क्वायर। तो r क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r - x का होल स्क्वायर, इक्वल टू E ड्यू टू 1C। तो E क्या होगा, तो 1C अपॉन x स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कुछ घटने खूटने वाला है क्या, बिल्कुल, ये के कैंसिल हो जाएगा, ये C तो यूनिट तो कैंसिल वैसे ही हो गया, तो बचा क्या, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। कहने का मतलब यानी 9x स्क्वायर इक्वल टू r - x का होल स्क्वायर। कहने का मतलब 3x स्क्वायर इक्वल टू r - x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखियो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों तरफ उड़ा दीजिए, तो क्या बचा, ये 3x इक्वल टू r - x या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आया तो r/4। तो ये वैल्यू आपका कितना आया, तो r/4। तो यानी ध्यान से देखिए ये वैल्यू कितना आया, r/4, यानी इस लेंथ का 1/4 तरफ अगर आप डालते हो तो वो पॉइंट Z है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होता है। तो इनका शॉर्टकट भी मैंने आपको ऑलरेडी वहां पे भी समझाया था, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है। तो x इक्वल टू यानी ये x इक्वल टू होता है आपका √Q1 अपॉन √Q2 प्लस Q1 √Q1 इंटू ऑफ R। अगर चार्ज सेम नेचर का हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट या जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो हो तो वो इन बिटवीन लाई करता है। अगर चार्ज का नेचर अपोजिट है, सपोज करो कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जो इक्विलिब्रियम या
नेट पॉइंट या तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कहाँ पे, तो वो पॉइंट ऑलवेज लाई करेगा आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग, आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग, और वो कहाँ होगा, नियर टू द स्मॉलर चार्जेस। और उसका फॉर्मूला इफ, ये हो गया आपका स्मॉलर चार्जेस, स्मॉलर चार्ज है, ठीक है, स्मॉलर चार्ज है, और ये क्या है आपका बड़ा चार्ज है, यानी लार्जर चार्ज, एंड दिस वन इज अ स्मॉलर चार्ज। इफ बोथ चार्ज नेचर सेम, ये तब फार्मूला अप्लाई होगा जब ये दोनों का चार्ज का नेचर सेम होगा। अगर x इक्वल टू क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 माइनस अंडर रूट ऑफ q1 इनटू ऑफ r, व्हेन, ये फार्मूला तब अप्लाई करना व्हेन द बोथ चार्ज का नेचर अपोजिट हो, व्हेन चार्ज नेचर इज अपोजिट, ठीक है, चार्ज का नेचर अपोजिट हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। जस्ट फॉर अ सेकंड मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, 4 सेकंड, यस, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर ये आप क्वेश्चन समझ चुके हैं तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ के जाऊंगा। आपको सोल्व करना है एच.सी. वर्मा का चैप्टर नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, ठीक है, और रेसनिकलिटी एंड वाकर का चैप्टर नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। हाँ, यहाँ पे आपका 35, यहाँ पे का क्वेश्चन 34 भी है, 35 में क्वेश्चन नंबर ओनली ए सोल्व करना, क्योंकि बी में आपका क्वेश्चन नंबर बी में 35 का बी जो है उसमें आपको पोटेंशियल का है, तो पोटेंशियल वाला छोड़ देना, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्वेश्चन है उसे इंक्लूड करना। तो क्वेश्चन अगर एच.सी. वर्मा का देखना है तो ये रहा, देख लिया क्वेश्चन। अगर रेसनिकलिटी का देखना है तो ये रहा, देख लिया। और प्लीज क्वेश्चन को आप जरूर सोल्व करो, अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन को आप जरूर सोल्व करो। तो चलिए, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट।